हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कमेटीज, और लास्ट क्लास में हमने टंडन कमेटी को कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में बेटा हम बात करने वाले हैं कोर कमेटी के बारे में। ये बेटा कोर कमेटी है, ना कि चोर कमेटी। पढ़ने में इसको ऐसे पढ़ा जा रहा है जैसे चोर लिखा हुआ है, बट इसको बेटा आपने पढ़ना कैसे है, कोर कमेटी। कोर कमेटी बेटा जो 1979 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय द आरबीआई। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या रही वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पे, तो उसके ऊपर बेटा आज हमने चर्चा करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो कोर कमेटी है बेटा, वो किसने कॉन्स्टिट्यूट की थी? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का अपेक्स बैंक है आरबीआई, उसने बेटा ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी इन 1979। जैसे जो हमने लास्ट कमेटी की थी टंडन कमेटी, वो किसने इस्टेब्लिश की थी? वो बेटा थी नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट की थी 1979। दूसरी बात बेटा जो ध्यान रखनी है, इस कमेटी के जो चेयरमैन थे, इस कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे, उनका जो हेड था या उनके जो चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट कह लीजिए उस कमेटी के, वो कौन थे बेटा? श्री के बी कौर, ये उनका नाम है। और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो कमेटी बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा, ये बेसिकली किस चीज़ को लेकर बनाई गई है? कैश क्रेडिट सिस्टम को लेकर। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के बेटा मैंने बहुत सारे सोर्सेज बताए थे आपको, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, कैश क्रेडिट है, फैक्टरिंग है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के बहुत सारे सोर्सेज बताए थे। तो ये कौन से, ये जो कमेटी है, ये कौन से सोर्स को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी? कैश क्रेडिट सिस्टम को रिव्यू करने के लिए। तो कैश क्रेडिट सिस्टम को इसने रिव्यू करके क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, उनकी बेटा हम बात करेंगे। क्या क्या इस कमेटी ने सुझाव दिए। हाँ जी बेटा, इस कमेटी को बनाने का जो बेसिक पर्पस था वो क्या था? कैश क्रेडिट सिस्टम को इवेल्युएट करना, पार्टिकुलरली द गैप बिटवीन द सैंक्शन लिमिट एंड एक्सटेंशन ऑफ देयर यूटिलाइजेशन। हाँ जी बेटा, देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए बेटा कोई बैंक है, उस बैंक ने किसी कंपनी को कैश क्रेडिट लिमिट उसकी बेटा फिक्स कर दी। सपोज कीजिए कैश क्रेडिट लिमिट फिक्स कर दी ₹20 लाख। इट मीन्स बैंक ने उस कंपनी को अथोराइज कर दिया कि वो 20 लाख रुपीज़ का वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ले सकती है। वर्किंग कैपिटल के लिए अगर उस कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो बैंक से बेटा 20 लाख रुपीज़ वो विदड्रॉ कर सकती है। ये 20 लाख रुपीज़ क्या है? मैक्सिमम लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट जिसे बोलते हैं। अब ये तो बेटा है सेंशन लिमिट, इसको बोलेंगे सेंशन। सेंशन तो 20 लाख का कर दिया। अब बेटा यूटिलाइजेशन की बात आती है कि कंपनी वास्तव में इस लिमिट को यूटिलाइज तो कर रही है या नहीं कर रही। कुछ कंपनीज बेटा लिमिट तो बनवा लेती हैं बट उसको यूटिलाइज नहीं करती प्रॉपरली। बैंक ने तो कह दिया कंपनी को आप 20 लाख तक का वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए हमारे से लोन ले सकते हो, और कंपनी ने बेटा उसको यूटिलाइज कितना किया? मान लीजिए यूटिलाइजेशन लिमिट जो है वो बेटा सिर्फ कितनी है? सपोज करो 10 लाख। तो ये जो गैप आ रहा है, हाँ जी बेटा, गैप कितने का आ रहा है? सिर्फ 50% यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे 10 लाख की जो लिमिट है वो क्या है? अनयूटिलाइज। तो इसको रिव्यू करना है इस गैप को, क्योंकि जितना ज़्यादा बेटा ये गैप होगा उतना ज़्यादा बैंक को नुकसान होगा। मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी है, उसकी लिमिट फिक्स कर दी, उसकी भी लिमिट 20 लाख की फिक्स कर दी, और वो यूटिलाइज कितना कर रही है? वो यूटिलाइज कर रही है बेटा सपोज करो 5 लाख। तो अनयूटिलाइज अमाउंट कितना रह गया? 15 लाख की लिमिट यूटिलाइज ही नहीं करी। इससे बेटा बैंक को क्या नुकसान हो रहा है? बैंक को ये नुकसान हो रहा है कि बैंक को तो हर टाइम ये पैसा उस कंपनी के लिए रेडी रखना है।
और वो कंपनी इसको यूटिलाइज नहीं करेगी, तो उस केस में बेटा बैंक को किसका नुकसान होगा? ब्याज का नुकसान होगा। ठीक है ना? बैंक अगर चाहता तो ये बेटा पैसा किसी और बिजनेसमैन को एज ए लोन दे सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा बैंक को नुकसान हो रहा है 15 लाख के ऊपर ब्याज का, क्योंकि कैश क्रेडिट लिमिट में बेसिकली क्या होता है, जितना अमाउंट आप यूटिलाइज करेंगे सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। कंपनी ने अगर 5 लाख रुपए निकाले हैं तो कंपनी बैंक को 5 लाख पे ब्याज देगी। 15 लाख रुपए जो अनयूटिलाइज रह गए, इसके ऊपर कंपनी बैंक को कोई ब्याज नहीं देती। तो यहाँ पे बेटा बैंक को तो नुकसान हो गया। बैंक तो कहेगा जी मैंने तो आपको 20 लाख की लिमिट दी थी। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल जाता है भाई, 20 लाख की लिमिट असाइन की है, मान लीजिए बैंक कंपनी 18 लाख यूज कर लेती है, तो 2 लाख रुपए अनयूटिलाइज रह गए, ये तो चलेगा। बट अगर जितना ज़्यादा ये गैप होता जाएगा उतना ज़्यादा बेटा बैंक को नुकसान होगा। तो इसीलिए ये जो कमेटी बनाई गई, किसको रिव्यू करने के लिए? गैप को रिव्यू करने के लिए, कि भाई सैंक्शन लिमिट और यूटिलाइजेशन में ज़्यादा गैप तो नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान बेटा अल्टीमेटली किसको होने वाला है? बैंक को। चलिए, उसके बाद बेटा बात करते हैं, इसके अलावा इस कमेटी को बनाने का बेटा एक ऑब्जेक्ट ये भी था, टू इंट्रोड्यूस द अल्टरनेटिव टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। इस कमेटी को ये बोला गया कि बिजनेस की वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को रिक्वायरमेंट के लिए कैश क्रेडिट सिस्टम तो है ही है, इसके अलावा भी कुछ अल्टरनेटिव्स ये रिकमेंड करे। कमेटी को ये बोला गया, कमेटी के मेंबर्स को, भाई कैश क्रेडिट सिस्टम के अलावा यदि किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसके पास और क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव बेटा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, फैक्टरिंग हो सकता है, बहुत सारे अल्टरनेट हैं। ठीक है जी, ट्रेड क्रेडिट हो सकता है। बट तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन क्या रही, तो उसको भी बेटा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारी 4 बातें आपको पहले लिखनी है। 1979, एक तो ये ईयर बेटा ध्यान रखना है। दूसरी बात, चेयरमैन उसके के बी कौर। तीसरा, किस सिस्टम को रिव्यू करने के लिए बनाई गई? कैश क्रेडिट। और बेसिक पर्पस क्या था? गैप को स्टडी करना। किसके गैप को स्टडी करना? सैंक्शन लिमिट और यूटिलाइजेशन। ठीक है जी, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा बैंक को नुकसान होगा, तो बैंक को नुकसान से कैसे बचाना है, उस पर इस कमेटी को अपने रिव्यू विचार रखने। और टू सजेस्ट अल्टरनेटिव टाइप क्रेडिट कैश क्रेडिट सिस्टम के अलावा और कौन कौन से अल्टरनेटिव मेथड हो सकते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए। हाँ जी बेटा, देखिए अब इस कमेटी की रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। कोर कमेटी की बेटा जो रिकमेंडेशंस थी, उसमें जो सबसे पहली रिकमेंडेशन थी वो थी लैंडिंग नॉर्म्स को लेकर, कि किसी भी बैंक को यदि किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो बैंक को जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करना है वर्किंग कैपिटल के लिए, वो कैसे डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए कोर कमेटी ने टंडन कमेटी का जो सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग है वो रिकमेंड किया है। टंडन कमेटी बेटा हम कर चुके हैं, उसमें मैंने लैंडिंग के 3 मेथड बताए थे। तो कोर कमेटी कौन सा मेथड रिकमेंड कर रही है? कोर कमेटी कहती है सेकंड मेथड इज द बेस्ट मेथड। सेकंड मेथड बेटा क्या था? सेकंड मेथड में हम मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कैसे निकालते थे? हाँ जी बेटा, वहाँ पर था 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, ये बेटा हमारा फॉर्मूला था, जिसमें हम जैसे सपोज कीजिए एक कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं वो बेटा 10 लाख की हैं, और अदर करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग्स। और सपोज कीजिए बैंक बोरोइंग्स को छोड़ के बेटा अदर करंट लायबिलिटी 5 लाख की है, तो 10 लाख का 75% 7,50,000 माइनस अदर करंट लायबिलिटी माइनस करके बेटा हमारा 2,50,000 मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आ जाएगा। यानी कि
एक बैंक को किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम कितने रुपए का लोन प्रोवाइड करना चाहिए? 2,50,000 का मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन की बेटा बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की बात आती है तो यहाँ मैं शॉर्ट टर्म लोन की बात कर रहा हूँ। इतने रुपए की क्रेडिट लिमिट बैंक को असाइन करनी चाहिए उस कंपनी के लिए। तो ये बेटा सेकंड मेथड था हमारा टंडन कमेटी का, ये रिकमेंड किया गया है बाय द कोर कमेटी। दूसरी बात, इस मेथड की खास बात क्या है, इसमें जो मिनिमम करंट रेशो है वो कितने का आएगा? 1.33:1। करंट रेशो निकालने का बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, करंट एसेट्स अपॉन अदर करंट लायबिलिटी प्लस मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो अगर हम इस मेथड से निकालेंगे तो करंट एसेट्स बेटा हमारी कितने की थी? 10 लाख, और अदर करंट लायबिलिटी बेटा हमारी थी 5 लाख, और प्लस मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस हमारा है 250। तो ये बेटा हो गया 10 लाख डिवाइडेड बाय, हाँ जी बेटा ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 75। तो इसको बेटा हम कैलकुलेट करेंगे 4/3, तो ये 1.33 आ रहा है, देखिए। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मिनिमम करंट रेशो इस मेथड में कितना आएगा? 1.33:1। और तीसरी बात बेटा क्या कही है इस कोर कमेटी ने? इट विल इनहांस द बोरोर कंट्रीब्यूशन। ये बोरोर के कंट्रीब्यूशन को क्या करती है? इंक्रीज। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको जो 3 मेथड बताए थे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के टंडन कमेटी में, उसमें जो पहला मेथड था बेटा वो लिबरल था। लिबरल का मतलब उसमें जो बैंक है वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए ज़्यादा लोन प्रोवाइड करता है। सेकंड मेथड बेटा क्या है? स्ट्रिक्ट। सेकंड मेथड स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का मतलब सेकंड मेथड से जब आप मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बेटा निकालेंगे तो वो फर्स्ट मेथड के कंपैरिजन में कम आएगा। तो यहाँ देखिए 2,50,000 का है, ये कम है। फर्स्ट मेथड में बेटा इससे ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब जब आप सेकंड मेथड से मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर बेटा अमाउंट कम आएगा। तो इसका मतलब कंपनी को या बोरोर को अपने लेवल से, अपने पर्सनल सोर्सेज से या अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड्स को अरेंज करना होगा। तो यहाँ पे जो बोरोर कंट्रीब्यूशन है वो बेटा बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, जितना कम बैंक फाइनेंस करेगा उतना ज़्यादा बोरोर का खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर बैंक ज़्यादा फाइनेंस कर दे तो बोरोर को अपनी पॉकेट से कम पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि बैंक कम फाइनेंस करेगा तो बोरोर का कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये बात बेटा इस सेंस में लिखी हुई है। चलिए आगे मूव करते हैं। ये बेटा सबसे पहली बात कही गई है कोर कमेटी में, इसे बेटा हम क्लियर कर देते हैं। अब बेटा आगे मूव करते हैं दूसरी बात। कोर कमेटी के बेटा जो सेकंड रिकमेंडेशन है, देखिए कोर कमेटी कहती है कि ऐसे जितने भी बोरोर हैं जिनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट कह लीजिए या कैश क्रेडिट लिमिट एटलीस्ट ₹10 लाख है। हाँ जी बेटा, ऐसे जितने भी बोरोर हैं जिनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट बेटा कितनी है? 10 लाख, उनका बैंक को क्या करना चाहिए? रिव्यू करना चाहिए। ऐसे बोरोर्स का बैंक को साल में कंपलसरी पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए, साल में एक बार, ठीक है जी, एटलीस्ट 1 टाइम। किस लिए करना चाहिए? बोरोर की फाइनेंशियल वाइबिलिटी के लिए भी। जिसको हमने लोन दिया है बैंक को ये देखना चाहिए कि जिस कंपनी को हमने वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड किया है क्या वो कंपनी अपने जो ऑपरेशंस हैं वो ठीक तरह से अपना बिजनेस रन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो कंपनी बेटा कल को फेल हो गई तो बैंक का जो लोन है वो बेड डेट्स हो जाएगा। तो कोर कमेटी क्या कहती है कि पीरियोडिक रिव्यू जरूरी है। किन के लिए? जिन कंपनीज के लिए बैंक ने वर्किंग कैपिटल की जो लिमिट है वो कम से कम 10 लाख रुपीस की असाइन की है। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 10 लाख, यानी कि 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का जिनको लोन प्रोवाइड किया गया है उनका कंपलसरी रिव्यू जरूरी है। और रिव्यू में बेटा क्या क्या बातें देखनी चाहिए बैंक को?
सबसे पहली चीज एटलीस्ट वंस ए ईयर, साल में कम से कम एक बार तो रिव्यू होना ही चाहिए। किन के लिए रिव्यू करना है? जिनकी लिमिट कम से कम 10 लाख है, यानी कि 10 लाख या ज़्यादा से जिनको 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का जिनको फाइनेंस प्रोवाइड किया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका फाइनेंस 10 लाख से कम है उनके लिए बेटा रिव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए बैंक ने किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस 5 लाख रुपीज़ का सेंशन किया हुआ है, सेंशन लिमिट 5 लाख है, तो उसके लिए बेटा रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात बेटा जो ध्यान रखनी है, रिव्यू क्यों जरूरी है? टू वेरीफाई द कंटिन्यूड वाइबिलिटी ऑफ द बोरोर। वाइबिलिटी क्या होता है? हेल्थ कि जो बोरोर है या कंपनी है जिसको लोन प्रोवाइड किया गया है वो कंपनी हेल्दी है या नहीं, कहीं वो कंपनी बीमार तो नहीं होगी, सिक तो नहीं होगी, उसको चेक करना है। तो उसके ऑपरेशंस को, उसके प्रोजेक्ट्स को हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अगर वो बोरोर या वो कंपनी बेटा कल को फेल होगी तो उससे नुकसान किसको होगा? बैंक को होगा। बैंक का जो लोन है वो बेटा बेड डेट्स हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, ये भी चेक करना है कि जो यूटिलाइजेशन परसेंटेज है वो कितनी है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए 12 लाख रुपए एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल लिमिट है जो बैंक ने फाइनेंस किया हो। 12 लाख रुपए बैंक कहता है कि आप किसी भी समय हमारे से लोन ले सकते हो इतने तक का। 12 लाख रुपए या इससे कम, ये लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट। सपोज कीजिए कंपनी ने इस वर्किंग कैपिटल लिमिट में से कितना यूज़ किया बेटा? 4 लाख, 4 लाख रुपए का यूज़ किया। लिमिट तो 12 लाख की बनवा ली और यूज़ कितने किए? तो यूटिलाइजेशन परसेंटेज कितना हो गया? यूटिलाइजेशन परसेंटेज 4 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, तो यहाँ पे बेटा 33% यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो कि बहुत कम है। जितना यूटिलाइजेशन परसेंटेज कम होगा, हाँ जी बेटा मैं लिख देता हूँ, जितना यूटिलाइजेशन परसेंटेज कम होगा उतना ज़्यादा बेटा बैंक को जो नुकसान है, बैंक का जो नुकसान है वो ज़्यादा होगा। किस चीज़ का नुकसान? लॉस ऑफ इंटरेस्ट का। क्योंकि बैंक ने तो बेटा लोन देने के लिए 12 लाख रुपए रेडी रखने हैं और कंपनी ने सिर्फ 4 लाख रुपए यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर कंपनी की वजह से उस बैंक को बेटा नुकसान हो रहा है। तो यूटिलाइजेशन परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटा बैंक के लिए बेनिफिशियल होता है, बैंक का लॉस कम हो जाएगा। तो यूटिलाइजेशन परसेंटेज और बैंक लॉस में कैसा रिलेशन है? हाँ जी बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप है। चलिए, ये बेटा हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड रिकमेंडेशन बेटा क्या है कोर कमेटी की? हाँ जी बेटा, देखिए कोर कमेटी कहती है कंपल्सरी क्वार्टरली स्टेटमेंट। ये बेटा उनके लिए ज़रूरी है। क्वार्टरली स्टेटमेंट का मतलब तिमाही स्टेटमेंट एक कंपनी को बैंक के पास सबमिट करवानी चाहिए। ये बेटा उनके लिए है जिनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट 50 लाख से ज़्यादा हो। जिनकी बेटा 10 लाख से ज़्यादा है, देखिए मैं एक इसको लाइन की हेल्प से बेटा बता देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे बेटा मैंने ले लिया, इसको ले लिया 0, यहाँ मैंने ले लिया 10 लाख, यहाँ बेटा मैंने ले लिया 50 लाख। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ओवरऑल कंक्लूड करके बताता हूँ। देखिए, अगर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लिमिट 10 लाख से कम है, इस केस में नो रिव्यू, कोई रिव्यू की ज़रूरत नहीं है और कोई क्वार्टरली स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटा 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख और 50 लाख के बीच में है, इस केस में रिव्यू की ज़रूरत है, साल में एक बार। ठीक है, बट यहाँ पे कोई स्टेटमेंट, कोई क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करवाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रिव्यू से ही काम चल जाएगा। ठीक है जी, बैंक को उस कंपनी के ऑपरेशंस को रिव्यू करना है। और यदि 50 लाख से, हाँ जी बेटा, यदि 50 लाख से भी ज़्यादा की वर्किंग कैपिटल लिमिट है किसी कंपनी के लिए जो बैंक ने सेंशन की हुई है,
वहाँ पे कंपनी को अपनी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका क्वार्टरली रिकॉर्ड बैंक के पास सबमिट करवाना जरूरी है। यहाँ पे बेटा क्वार्टरली स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, तो 3 कैटेगरी होगी, 0 to 10 के बीच में नो रिव्यू, 10 to 50 के बीच में जस्ट रिव्यू बट नो नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड मोर देन 50 lakh there is need to submit quarterly statements by the borrower by the company to the bank। तो यहाँ पर बेटा यही लिखा हुआ है। देखिए आगे मूव करते हैं हम। अब यहाँ पे कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। और बेटा जो क्वार्टरली स्टेटमेंट जो सबमिट करवानी पड़ेंगी उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। ऐसे नहीं कि किसी भी एक वाइट पेपर पे बना के स्टेटमेंट सबमिट करवा दी, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। टंडन कमेटी ने उसका एक फॉर्मेट दिया है। टंडन कमेटी ने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है कि किस तरीके से एक कंपनी या बोरोर बैंक को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूचना प्रदान करेगा। उसका एक फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट को फिल करके कंपनी बैंक को सबमिट करवाएगी। हाँ जी बेटा, और क्या है पर्पस बेटा, वही है ये चेक करने के लिए कंपनी जो है वो फाइनेंशियली वाइबल है या नहीं है, फाइनेंशियली हेल्दी है या नहीं है, और बैंक ने जो फंड्स उस कंपनी को दे रखे हैं वो सेफ है या नहीं है, कहीं बैंक का पैसा बेड डेट्स तो नहीं होने वाला। अब बेटा देखो क्या कहता है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बेटा लिखी हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, कहता है जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है वो सबमिट करवाना क्यों जरूरी है, उसके पीछे क्या पर्पज है। देखिए जैसे सपोज कीजिए बेटा ये सेकंड क्वार्टर है, मान लेते हैं ये सेकंड क्वार्टर है अप्रैल टू जून, ये बेटा हमारा सेकंड क्वार्टर है अप्रैल टू जून, या फर्स्ट कह लीजिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर हो गई। ठीक है, अब इस फर्स्ट क्वार्टर से पहले कंपनी को अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट बैंक को सबमिट करवानी होगी, और ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे आगे आने वाले क्वार्टर में यानी कि अप्रैल टू जून वाले क्वार्टर में कितना वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, कितनी कैश क्रेडिट लिमिट चाहिए, ताकि बैंक उसका अरेंजमेंट कर सके। यानी कि हर एक कंपनी को एडवांस में ये बताना पड़ेगा कि मुझे आने वाले क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में मुझे कितनी कैश क्रेडिट की ज़रूरत है, कितनी वर्किंग कैपिटल लिमिट की ज़रूरत है, ताकि बेटा बैंक उसका क्या कर सके, प्रबंध कर सके। तो ये लिखा हुआ है देखो क्लियर, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स को इंडिकेट, और इस लिमिट को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लिमिट। अब जैसे मान लीजिए कंपनी ने बेटा ये कह दिया, कंपनी ने ये कह दिया कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, कंपनी ने बैंक को ये सूचना दे दी कि मुझे अप्रैल टू जून वाले क्वार्टर में कितने रुपए की जरूरत है, 10 लाख की। तो बैंक ये मान के चलता है कि ये जो ऑपरेटिंग लिमिट है जो बोरोर ने बताई है ये 10% ऊपर नीचे हो सकती है। यानी कि 10 लाख की लिमिट तो कंपनी बता रही है या बोरोर बता रहा है, तो बैंक बेटा कितने का मान के चलेगा, बैंक ये मान के चलेगा अगर मैं 10 लाख के अंदर 10% ऐड कर दूं तो 11 लाख, और बेटा अगर 1 लाख इसमें से माइनस कर दूं तो 9 लाख। तो बैंक ये मान के चलेगा कि 9 लाख से 11 लाख के बीच में उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जस्ट बेटा एक एस्टीमेट होता है। कंपनी ने बैंक को एस्टीमेट बताया कि मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए 10 लाख की जरूरत पड़ेगी, बैंक ये मान के चलता है 10% टॉलरेंस लिमिट है, आइदर वे 10% कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी, कम हो गया तो 9 लाख और ज़्यादा हो गया तो 11 लाख। तो बैंक ने एक लिमिट देख ली, भाई 9 लाख से 11 लाख के बीच में इस कंपनी को लोन की जरूरत पड़ सकती है वर्किंग कैपिटल के लिए। हाँ जी बेटा, अब आगे क्या कहता है, यदि कंपनी टॉलरेंस लिमिट से भी बाहर जाती है, अब मान लीजिए उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने टॉलरेंस लिमिट के बाहर लोन ले लिया। सपोज कीजिए वो कंपनी कहती है कि मुझे तो 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, पहले तो उस कंपनी ने एस्टीमेट बता दिया 10 लाख का, बैंक ने ये मान लिया 9 लाख और 11 लाख के बीच में इस कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी, और कंपनी कितने मांग रही है, 15 लाख। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी की या उस बोरोर की
जो प्लानिंग है वो डिफेक्टिव है, उसमें डिफेक्ट है, उसको एस्टिमेट लगाना ही नहीं आता, तो ये उसकी डिफेक्टिव प्लानिंग का इंडिकेटर है। और उस केस में बैंक को नेसेसरी एक्शन लेना होगा ताकि फ्यूचर में इस तरह की जो इरेगुलरिटी है वो रिपीट ना हो। बैंक को देखना होगा कि भाई ये 15 लाख की डिमांड कर रहा है लोन के लिए, तो बैंक ने सपोज करो इस क्वार्टर में उसको इश्यू तो कर दिया 15 लाख का लोन, बट आगे से बैंक उसको वार्निंग देगा कि भैया अपनी जो प्लानिंग है, जो फंड्स की जो आप प्लानिंग करते हो, कृपया करके उसको ठीक रखो, ताकि फ्यूचर में उसमें बैंक को प्रॉब्लम आती है ना बेटा। बैंक तो 9 लाख से 11 लाख के बीच में मान के चल रहा था और उसने मांग लिए 15 लाख, तो यहाँ पर इस तरह की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसको बैंक कंट्रोल करे। कोर कमेटी कहती है कि इसके लिए बैंक को देखना होगा कि भाई इस तरह की एक्टिविटी फ्यूचर में रिपीट ना हो। हाँ जी बेटा, और क्या रिकमेंडेशंस है कोर कमेटी की, देखिए। अब कोर कमेटी ये कहती है कि 50 लाख रुपए से ऊपर की वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए एक बोरोर को या एक कंपनी को क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करवानी होती है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि यदि वो कंपनी वो क्वार्टरली स्टेटमेंट बैंक को सबमिट ना करवाए टाइम पे, तो बैंक उस केस में क्या कर सकता है, बैंक क्या एक्शन ले सकता है। तो सबसे पहला एक्शन बेटा ये है कि बैंक उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है जी, बैंक उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। किस चीज़ की पेनल्टी? क्योंकि उस कंपनी ने टाइमली अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स या अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास सबमिट नहीं करवाए। तो वो पेनल्टी कितनी लग सकती है? हाँ जी बेटा, उसके लिए बैंक पहले वार्निंग नोटिस भेजेगा। ठीक है जी, सबसे पहले बैंक वार्निंग लेटर इश्यू करता है, भाई आप अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट आपकी नहीं पहुंची, प्लीज़ सबमिट करवाओ। उसके बाद बेटा अगर बैंक चाहे तो बोरोर का जो अकाउंट है या कंपनी का जो कैश क्रेडिट अकाउंट है उसको ब्लॉक कर सकता है, उसको फ्रीज किया जा सकता है। ठीक है जी। और तीसरा एक्शन बेटा बैंक क्या ले सकता है? हाँ जी बेटा, 1% का पेनल्टी, 1% पर एनम का पैनल इंटरेस्ट बोरोर के ऊपर लगा सकता है फॉर द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सपोज करो उस कंपनी ने या उस बोरोर ने 3 महीने तक अपनी स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवाई, क्वार्टरली स्टेटमेंट, तो बैंक क्या करेगा, उन 3 महीनों के पीरियड का 1% एक्स्ट्रा पैनल इंटरेस्ट लगा देगा। सपोज कीजिए बैंक पहले कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, 9%। बैंक कहता है भाई 9% इंटरेस्ट तो मैं लूंगा ही, उसके अलावा क्योंकि आपने अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवाई, तो मैं 1% आपके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, पैनल इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। ठीक है जी। और बेटा क्या कर सकता है, यदि फिर भी डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है, बार बार वार्निंग देने के बाद, पैनल इंटरेस्ट भी चार्ज करने के बाद, अगर फिर भी कंपनी का जो डिफ़ॉल्ट है वो कंटिन्यू रहता है, तो उस केस में बैंक क्या करेगा? उस केस में बैंक उस कंपनी का जो कैश क्रेडिट लिमिट का जो अकाउंट है या फाइनेंस का जो अकाउंट है वो परमानेंटली बेटा ब्लॉक कर सकता है, और उसकी सूचना बैंक कंपनी का अकाउंट फ्रीज करके उसकी सूचना दूसरे बैंकों को भी देगा। दूसरे बैंकों से, जिन दूसरे बैंकों में बोरोर का अकाउंट है, उनको भी कहा जा सकता है कि भाई इस बोरोर का डिफ़ॉल्ट की वजह से हमने अकाउंट फ्रीज कर दिया है, तो इस बैंक से संबंधित किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन ना की जाए। ठीक है जी। तो ये बेटा कुछ रिकमेंडेशंस है कोर कमेटी की। अब आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, एडहोक और टेम्परेरी लिमिट्स रिक्वेस्ट बाय द बोरोर। हाँ जी बेटा, एडहोक लिमिट या टेम्परेरी लिमिट क्या होती है? नाम से ही बेटा क्लियर है, जब कोई कंपनी वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग के लिए टेम्परेरी लिमिट की डिमांड करती है। टेम्परेरी का मतलब वो लिमिट जिसकी
परमानेंटली रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड, थोड़े से टेम्परेरी पीरियड के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम बेटा हम बात करते हैं, उसको टेम्परेरी लिमिट बोल। ठीक है, तो टेम्परेरी लिमिट जो है वो किस लिए डिमांड की जाती है? टू मीट द कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज बेटा क्या होती हैं? कंटीजेंसीज का मतलब होता है कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए। ठीक है, जैसे कोविड में बेटा बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो घर पे बैठे हैं, उनके बिजनेस ठप हुए पड़े हैं, बट उन्होंने अपने वर्कर्स को हटाया नहीं है, उनके वर्कर्स को वो अभी भी सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए उनकी बेटा सेल तो जीरो है और वर्कर्स को सैलरी देनी है, तो क्या उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ऐसे ही बेटा किराया है, बिल्डिंग का किराया वो भी देना पड़ रहा है, तो ऐसे खर्चों के लिए वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो कंपनी है या बोरोर है या बिजनेसमैन है, वो टेम्परेरी लिमिट की रिक्वेस्ट डाल सकता है कि मुझे थोड़े समय के लिए लोन दिया जाए, जिसको टेम्परेरी लोन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे कोर कमेटी क्या कहती है? कोर कमेटी कहती है कि बैंक को एडवाइस दे रही है कोर कमेटी कि इस तरह की कंटीजेंसीज के लिए बिजनेसमैन को लोन तो दे देना चाहिए, बट उसके लिए ऐसी रिक्वेस्ट को पहले केयरफुली इवेल्युएट करना चाहिए कि वास्तव में जो बिजनेसमैन इस तरीके का लोन मांग रहा है या जो कंपनी इस तरह की रिक्वायरमेंट कर रही है, क्या उसकी ये रिक्वायरमेंट जेन्युइन भी है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी उस रिक्वेस्ट को क्या करना चाहिए? इवेल्युएट करना चाहिए। और उसके लिए बैंक को क्या करना चाहिए? एक सेपरेट डिमांड लोन अकाउंट बनाना चाहिए, उस बोरोर के लिए एक अलग से एक अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, सेपरेट डिमांड लोन और नॉन ऑपरेटेबल कैश क्रेडिट अकाउंट। जो उसका रूटीन में बेटा कैश क्रेडिट अकाउंट चल रहा है, उसके थ्रू टेम्परेरी लिमिट नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। एक तो बेटा कंपनी का जो रूटीन में जो लिमिट बनाई हुई, मान लीजिए रूटीन में उस कंपनी के लिए बैंक ने 20 लाख की लिमिट बनाई हुई है। ठीक है, और वो कितने की डिमांड और कर रहा है? 5 लाख की डिमांड और कर रहा है, तो 5 लाख रुपए के लिए जो लिमिट ऑलरेडी 20 लाख की बनाई हुई है उसको नहीं छेड़ना, वो एज इट इज रहेगी। इस 5 लाख की लिमिट के लिए बैंक को क्या करना चाहिए? अलग से एक सेपरेट डिमांड लोन अकाउंट क्रिएट करना चाहिए बोरोर के लिए, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा और वो बैंक चार्ज कर सकता है। उसके लिए बैंक को कोर कमेटी 1% एडिशनल इंटरेस्ट के लिए ऑथोराइज करती है। भाई 1% एडिशनल इंटरेस्ट अगर बैंक चाहे तो उस लिमिट के ऊपर चार्ज कर सकता है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्या है? कमेटी की रिकमेंडेशन है सेपरेट क्रेडिट लिमिट फॉर पीक एंड नॉन पीक लेवल। हाँ जी बेटा, ये पीक लेवल और नॉन पीक लेवल बेटा क्या होता है? आपने बेटा पढ़ा होगा, हर एक बिजनेस के अंदर बेटा एक टर्म आती है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल में बेटा स्टेजेस आती हैं, जैसे आप पढ़ते हो सबसे पहले कौन सी स्टेज होती है ट्रेड साइकिल में? इंट्रोडक्टरी स्टेज। हाँ जी बेटा, फिर ग्रोइंग स्टेज होती है, सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो, धीरे धीरे वो आपकी सेल बढ़ती है, ग्रोइंग स्टेज आती है। ग्रोइंग के बाद बेटा फिर सैचुरेशन आता है, सैचुरेशन स्टेज को आप पीक भी कह सकते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर आपकी सेल क्या हो जाती है? मैक्सिमम। और फिर बेटा सैचुरेशन के बाद फिर डिक्लाइनिंग स्टेज आती है। सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद बेटा आपकी जो सेल है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस केस में कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। आपके कंपटीटर आपको सैचुरेशन पॉइंट पे ज़्यादा देर तक नहीं टिकने देते, तो उस केस में आपकी डिक्लाइनिंग स्टेज भी स्टार्ट हो जाएगी। और जब डिक्लाइनिंग स्टेज अपने चरम सीमा पे पहुंच जाती है, उसको बेटा डिप्रेशन बोल देते हैं। डिक्लाइनिंग स्टेज को तो बोलते हैं रिसेशन। पीक लेवल को बेटा क्या बोलते हैं? बूम। ठीक है जी, तो इसका साइकिल इस तरीके से होता है, देखिए ये बेटा ट्रेड साइकिल्स का इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर क्या कहती है कोर कमेटी? क्या कहती है कि जब पीक लेवल आता है और जब नॉर्मल लेवल आता है, दोनों के लिए वर्किंग कैपिटल्स की जो लिमिट है या कैश क्रेडिट की लिमिट वो सेपरेट होनी चाहिए। अब पीक लेवल के लिए, पीक लेवल का मतलब जैसे आप मान के चलिए एक हलवाई है जिसकी स्वीट्स की शॉप है, ठीक है,
तो दीपावली के पास बेटा उसकी सेल बढ़ जाती है। दीपावली का जब टाइम आता है, फेस्टिवल सीजन आता है, तो मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो पीक लेवल हो गया। और जब वो फेस्टिवल सीजन चला जाता है तो बाकी सारा साल उसकी नॉर्मल सेल रहती है, जिसको नॉन पीक लेवल बोल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक को ये डिसाइड करना चाहिए कि पीक लेवल के लिए लिमिट कितनी होनी चाहिए और नॉन पीक लेवल के लिए लिमिट कितनी होनी चाहिए। उससे बेटा क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि बैंक उस पैसे को, मान लीजिए बैंक ने नॉन पीक लेवल में भी 12 लाख रुपए की, 20 लाख की लिमिट रखी हुई है, और पीक लेवल के लिए भी 20 लाख की लिमिट रख दी। पीक लेवल के लिए तो ठीक है, 20 लाख की रिक्वायरमेंट और 20 लाख की लिमिट है। नॉन पीक लेवल में, नॉन पीक में 20 लाख की बैंक ने लिमिट रख दी और रिक्वायरमेंट है 12 लाख की, तो इसका मतलब बैंक को बेटा 8 लाख रुपए पे ब्याज का नुकसान हो रहा है। बैंक वो 8 लाख रुपया किसी और को दे सकता था और वहां से ब्याज कमा सकता था। तो कोर कमेटी का ये मानना है कि पीक लेवल और नॉन पीक लेवल के लिए क्रेडिट लिमिट अलग अलग होनी चाहिए, ताकि बैंक के फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके और बैंक को किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो उसके लिए बेटा पहले बैंक को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ड्यूरेशन, पीक पीरियड का ड्यूरेशन कितना है और नॉन पीक का। वो डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, ठीक है। कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें विंटर पीक पीरियड हो और समर नॉन पीक हो, और कुछ में बेटा ऐसा भी हो सकता है समर पीक पीरियड है और विंटर जो है वो नॉर्मल है। जैसे मैं अगर बात करूं आइसक्रीम जो की जो कंपनीज हैं जो आइसक्रीम बनाती हैं, उनके लिए पीक लेवल बेटा समर में आएगा और विंटर के अंदर उनका नॉर्मल नॉन पीक लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ड्यूरेशन है ये बैंक किस बेस पे आइडेंटिफाई करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। बैंक ये देखेगा कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस कैसी है और बैंक ने पहले क्रेडिट लिमिट को यूटिलाइज कितना किया है। सिंपल सी बात है, जिस पीरियड में बैंक ने क्रेडिट लिमिट को ज़्यादा यूटिलाइज किया होगा वो पीक पीरियड है, और जिस पीरियड में बैंक ने क्रेडिट लिमिट को कम यूटिलाइज किया होगा वो नॉन पीक पीरियड है, ठीक है ना। तो ईजिली बेटा जजमेंट की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं और वूलन इंडस्ट्री है, इसकी बेटा डिमांड क्या रहती है? सीजनल। तो सीजनल डिमांड है, तो इस तरह की लिमिट पीक और नॉन पीक जो लिमिट है ऐसे बिजनेस के लिए फिक्स की जानी चाहिए। और ऐसे बिजनेस जिनकी बेटा सारा साल ही एक जैसी डिमांड रहती है, उनकी फिर वर्किंग कैपिटल लिमिट भी एक जैसी ही रहेगी। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, कोर कमेटी ने एक बाइफरकेशन ऑफ अकाउंट्स डिसकंटिन्यूड। हाँ जी बेटा, ये रिकमेंडेशन क्या है सुनिए। बाइफरकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिवाइड करना। पहले बेटा क्या था? हाँ जी बेटा, आरबीआई ने सभी बैंकों को एक डायरेक्शन दी थी। आरबीआई ने सभी बैंकों को क्या डायरेक्शन दी थी? कि जो भी बैंक, शेड्यूल्ड बैंक लोन देगा, जैसे सपोज कीजिए किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 20 लाख है, तो पहले आरबीआई की गाइडलाइंस ये थी कि ये जो 20 लाख की रिक्वायरमेंट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। 2 पार्ट्स कौन से? कैश क्रेडिट अकाउंट और दूसरा डिमांड लोन अकाउंट। हाँ जी बेटा, 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 20 लाख है, तो बैंक ने क्या किया? 15 लाख की तो उसकी लिमिट बना दी कैश क्रेडिट, और 5 लाख का उसको डिमांड लोन दे दिया। डिमांड लोन बेटा वो होता है जो किसी भी टाइम बैंक नोटिस भेज के वापस मांग सकता है। डिमांड लोन का मतलब नाम से ही क्लियर है, द लोन हुज रीपेमेंट इज ऑन डिमांड, जिसकी रीपेमेंट डिमांड पे होगी। यानी कि बैंक ने जिस भी कंपनी को या जिस भी ब्रोकर को ये डिमांड लोन दिया हुआ है, बैंक उसको नोटिस भेज के ये लोन वापस मांग सकता है। तो पहले क्या था, आरबीआई की गाइडलाइंस ये थी कि वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन है उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर देना चाहिए और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग होना चाहिए।
मान लीजिए कैश क्रेडिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो हो सकता है डिमांड लोन का कितने परसेंट हो, 10% हो। तो दोनों का रेट भी बेटा अलग अलग था पहले, उसमें वेरिएशन था। बट अब बैंक ने उसको क्या कर दिया, कोर कमेटी कहती है कि ये जो बाइफर्केशन है उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होने चाहिए। तो देखिए क्लियर लिखा हुआ है, इफ द अकाउंट्स आर ऑलरेडी बाइफर्केटेड, यदि किसी बैंक ने ऐसे अकाउंट्स का पहले से बाइफर्केशन किया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है, तो डिफरेंशियल रेट जो है उनको खत्म कर देना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है जी, बैंकों को ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस तुरंत खत्म कर देना चाहिए, ऐसी कोर कमेटी की रिकमेंडेशंस है। हाँ जी बेटा, इसके अलावा एक बेटा रिकमेंडेशन और भी है। वो रिकमेंडेशन क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जब कोर कमेटी बनाई गई थी तो कोर कमेटी को एक सुझाव देना था कि कैश क्रेडिट के अलावा, वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए कैश क्रेडिट के अलावा और कौन से फाइनेंसिंग के अल्टरनेटिव सोर्स होने चाहिए, किसके पास, एक कंपनी या बोरोवर के पास। तो कोर कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी है। कोर कमेटी ने बेटा रिकमेंडेशन क्या दी कि वर्किंग कैपिटल की नीड को फुलफिल करने के लिए बैंक को, हाँ जी बेटा, जो डिस्काउंटिंग का जो मेथड है, बिल डिस्काउंटिंग फाइनेंस, उसको प्रमोट करना चाहिए। हाँ जी बेटा, बिल डिस्काउंटिंग फाइनेंस, जब बैंक बिल को डिस्काउंट करके फाइनेंस प्रोवाइड करता है उसे हम बेटा कौन सा बोलते हैं, बिल डिस्काउंटिंग फाइनेंस। तो इन मेथड्स को भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बेटा कोर कमेटी की सभी रिकमेंडेशंस थी। तो आई थिंक आज का लेक्चर बेटा आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ही बेटा हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।